जब मैं करप्ट पॉलिटिशियंस के बारे में बात करती हूँ, सबसे पहला नाम आपके दिमाग में किसका? मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपकी राजनीतिक रूप से अवेयर ऑडियंस होगी तो उसके मन में पहला स्वरूप या पहला रूप किसका आएगा तो गांधी परिवार का ही आएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं करूंगा प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार, पकड़ा गया तो चिल्लाऊंगा अत्याचार अत्याचार और खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। अगर ये अगर किसी का राजनीतिक दोहा है तो ये कांग्रेस के प्रथम परिवार का है। नेहरू जी के जमाने में जीप स्कैम से लेकर सोनिया जी के जमाने में सबमरीन स्कैम तक हर कोई ऐसी डिफेंस डील नहीं थी किसी भी जहां पर बिचौलिया मिडिलमैन ना हो और जिसमें गांधी परिवार का कट ना हो। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर बोफोर्स तक, सबमरीन स्कैम से लेकर तात्रा स्कैम तक, जीप स्कैम तक, हर जगह एक कॉमन फैक्टर था कि देश कहता था कि हमारी सुरक्षा का क्या, गांधी परिवार कहता था हमारी कमीशन का क्या। तो कोई ऐसी डील आप उठा के देख लो जिसमें कि गांधी परिवार ने स्कैम ना किया हो या उनके स्कैम की बात ना निकली हो। और नेशनल हेराल्ड का भी स्कैम जो 5,000 करोड़ का गबन किया उन्होंने, जिसमें कि देश की संपत्ति को अपनी जेब में डाला, अपना बना दिया। और आज आप देखिए 9-9.5 वर्ष हुए, एक भी डिफेंस डील बताइए जहां पर कोई भी क्रेडिबल आरोप लगाने की स्थिति में रहा हो। रफाल के आरोप को इन्होंने लगाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और फिर जनता के कोर्ट में क्या हुआ उसका परिणाम ये जनता ने बता दिया। और आज हम लोग जो डिफेंस की बात करते हैं तो एक समय था कि हम केवल डिफेंस को इंपोर्ट करते थे, डिफेंस ये इंपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट करना है। आज 9 वर्षों में पहली बार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 16,500 करोड़ का हुआ है। हम डिफेंस के इक्विपमेंट बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले गुंडा माफिया कट्टा कॉरिडोर होता था उत्तर प्रदेश में, आज उस उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। पहले दलाली होती थी, आज डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल करके, मेक इन इंडिया करके हम भारत की कंपनियों से वो डिफेंस के इक्विपमेंट बना रहे हैं। पहले 8-9 वर्षों तक बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी बेसिक चीज भी हमारे सैनिकों को नहीं दी जाती थी। आज उनके पास अत्याधुनिक हथियार है, वो भी मेक इन इंडिया वाले हथियार है। और चाहे वो रफाल हो, चाहे वो चिनूक हो, अपाची हो, ये सारी चीजें हैं, वो भी उनके पास मॉडर्न फाइटिंग इक्विपमेंट दिया है। तो ये भारत की सरकार ने 9-9.5 वर्षों में ही दिया, क्योंकि भारत की सेना को केवल एक इस्तेमाल करने का माध्यम बनाया था कांग्रेस ने, सैन्य शक्ति को। भारत की सैन्य शक्ति का सही रूप में उसको सम्मान देने का काम, सीडीएस से अपॉइंट करने से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का काम, ओआरओपी देने का काम, और हर दिवाली प्रधानमंत्री कहाँ पे होते हैं, किसी ना किसी फ्रंट पर, किसी ना किसी आर्मी के या पैरामिलिट्री के बेस पर। एवरी दिवाली आप देख लीजिए, 2014 से लेकर 2022 तक हर दिवाली, और 2023 में भी वो अपनी दिवाली केवल सैनिकों के साथ, सैनिकों के परिवार के साथ मनाते हैं। जी, हैव यू मेट हिम? ऑफ कोर्स, हमारे पार्टी के नेता है। हमारी पार्टी में हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ पर हाई कमांड कल्चर नहीं है। हमारे नेताओं की जब बैठक होती है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि नेशनल एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है, उसमें प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता के रूप में, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता के रूप में, अमित शाह जी, राजनाथ जी भी कार्यकर्ता के रूप में, शहजाद भी कार्यकर्ता के रूप में, और मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ता के रूप में शामिल होते हैं। और कोई लीडर, हाई कमांड एंड फॉलोअर वाली स्थिति नहीं होती। हम सब वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, यही तो खासियत है बीजेपी की। बीजेपी में कार्यकर्ता है, बीजेपी में शेयर होल्डर और शू होल्डर नहीं है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं, साथी कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। जब आप उनसे मिले, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप ऑडियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे? यू नो दैट वन थिंग अबाउट हिम दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड। मैं आपको मेरा तो नहीं, एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ क्योंकि वो ज्यादा एप्ट रहेगा जी। और मुझे लगता है कि अगर मैं गलत ना हूं तो तेजिंदर बग्गा का ही एक उदाहरण है। तेजिंदर बग्गा की बहुत दिनों तक तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में उनका ऑपरेशन भी हुआ था जी। सोशल मीडिया पे हम लोग अपडेट देखते थे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ऑन ग्राउंड तो कनेक्टेड ही है, पर सोशल मीडिया से भी बहुत जुड़े हुए हैं जी। और उनके मुझे लगता है कि अटेंशन में आया होगा कि तेजिंदर की तबीयत कहीं ठीक नहीं है। जब वो
वो G7 की मीटिंग में गए थे जापान, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जेम्स ने उनके पैर छुए थे। वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के नेता और बाकी अल्बनीजी ने उनको बॉस बोला था, और बाइडेन जी ने ऑटोग्राफ मांगा था। वो वाली मीटिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे G7 देशों के समूह में उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद वो जब भारत लौट रहे थे, इतने सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले, इतनी सारी मीटिंगें हुई, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ दुनिया के। वो लौट के आ रहे थे तो टाइम डिफरेंस की वजह से जब उनका प्लेन दिल्ली में लैंड हो रहा था, शायद 3 या 4 बजे थे सुबह के। आमतौर से मौका मिल जाता है तो हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं स्वागत में मोदी जी के। तो वहां पर दिल्ली बीजेपी के हजारों लोग स्वागत में खड़े थे। हालांकि इट वॉज 3 o'clock और 4 o'clock ऑफ नाइट, एंड मुझे लगता है, जो मुझे याद है, 1 बजे से ही लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए थे। उसमें से एक कार्यकर्ता तेजिंदर भी था। प्रधानमंत्री मोदी जब प्लेन से लैंड हुए और वो मंच बनाया गया था, तो मंच की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, नड्डा जी उनके साथ थे। मैंने वो वीडियो देखी और शायद बग्गा क्लैरिफाई करेगा इसको। तो जब वो चल के जा रहे थे और बग्गा जी थे, पॉडकास्ट में उन्होंने बताया लास्ट टाइम जी, तो उन्होंने पुष्टि की है इसकी। तो बग्गा की तरफ अब देखिए 3-4 बजे लैंड हुआ एक व्यक्ति, वो भी तो एक इंसान है। इतना 18 घंटे आप मीटिंग कर रहे हो, वो भी ऐसे नेताओं के साथ जो दुनिया की कंसर्न्स को आप एड्रेस कर रहे हो। उस पूरे स्ट्रेस और टेंशन के बाद आप देश में लैंड कर रहे हो। आपके मन में ये होगा कि क्या चल रहा है पॉलिटिकली, आपको एक नींद भी तो आएगी। इंसान है 3 बजे 4 बजे आप लैंड कर रहे हो, चलते हुए जा रहे हैं, आगे संबोधन भी करना है क्योंकि कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। उस बीच में इतनी भीड़ में उन्हें एक पगड़ी डाला हुआ मेरा भाई तेजिंदर बग्गा दिखता है, और वो तेजिंदर से एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऐसे करके पूछते कि तबीयत ठीक है। उस मोमेंट पे उनको ये स्ट्राइक होना कि वहाँ पे बग्गा खड़ा है, बग्गा आया है, बग्गा की तबीयत खराब थी कई दिनों से, उनसे पूछना। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये हमारे बीच का एक कार्यकर्ता है। और जब वो एक कार्यकर्ता से इस प्रकार से बात करता है इतने हजारों लोगों के बीच में, उनका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका वो कंसर्न, वो केवल एक अच्छे इंसान में ही आ सकता है। तो वो एक अच्छे इंसान है, वो एक स्टेट्समैन है, और इसीलिए उन्होंने बग्गा से पूछा। और चलिए बग्गा जी जो भी उनकी मनोभावना रही होगी, पर हजारों लोग जो देखते हैं उनके मन में कितना भाव आया होगा कि ये एक इंसान है। और मैंने दूसरी ओर देखा है, क्योंकि मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ, कि कई ऐसे कार्यकर्ता 40-50 वर्ष खपाने वाले करते कांग्रेस के लिए, वो ऐसी स्थिति में कि वो खड़े भी नहीं रह पा रहे, इतने बुजुर्ग हैं, और प्रथम परिवार के सदस्य चेयर पे बैठे हैं, वो खड़े हैं उनके सामने, वो उनको एक बार पूछ भी नहीं रहे। ये तो कर्टेसी है। आप अगर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को देखेंगे, चाहे आपकी पार्टी से हो ना हो, चाहे आपके परिवार के साथ हो ना हो, आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई साहब आप बैठिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। उनके लिए खपाने वाले लोग, पूरी जिंदगी उनका झंडा लेकर चलने वाले लोग, वो व्यक्ति अपनी चेयर पर बैठा रहा, और वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो मंत्री, इतना सीनियर बुजुर्ग, वो खड़ा रहा। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा उनके लिए। ये कांग्रेस का कल्चर है, और ये भाजपा का कल्चर है। ये अंतर, बिग डिफरेंस इन कल्चर, ये अंतर है।